बात करेंगे समास के बारे में। तो देख सकते हैं समास का जो संक्षिप्त अर्थ होता है वो होता है संचय। क्या होता है? संचय। बड़ी चीज को हमें क्या है, छोटे रूप में लिखना। इसकी परिभाषा होती है दो या अधिक पदों या पदों को कह सकते हैं हम शब्दों, दो या अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो पदों को हम जब एक साथ मिला देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है दो या अधिक पदों के मध्य से व्यक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब किसी भी वाक्यांश में व्यक्ति चिन्हों का यूज किया जाता है, उन व्यक्ति चिन्हों को हटाकर कोई एक शब्द लिख दिया जाता है उन वाक्यांश के बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में सती के ईस हैं जो सतीश, यहाँ पर जो हमारे व्यक्ति चिन्ह आ रहे हैं वो के व्यक्ति चिन्ह आ रहा है और ईस का अर्थ होता है हमारा भगवान या मालिक। इसका जो अर्थ होता है भगवान या मालिक। सती के ईस है जो सतीश, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर जो के लिए शब्द है वो व्यक्ति चिन्ह हमारा है, तो यहाँ से रसोई के लिए, इन व्यक्ति चिन्ह को हमने हटा दिया और हमारा क्या बचा? रसोई घर, रसोई के लिए घर। चार राहों का समूह, ये का समूह जो है वो हमारा व्यक्ति चिन्ह के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह को हम क्या कहते हैं? चौराहा। समास के भेद या प्रकार कह सकते हैं छह होते हैं, लेकिन कह सकते हैं पद प्रधानता के आधार पर समास के सिर्फ चार ही भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तत्पुरुष जो समास होता है हमारा, कौन सा? तत्पुरुष समास। इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु समास और आपका कर्मधारय समास आते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास को एक ही गिना जाता है, दो समास हटा दिए जाते हैं। तो पद प्रधानता के आधार पर अगर काउंट की जाए समास को तो उसके भेद होते हैं चार होते हैं, लेकिन जब समास के भेद की बात की जाए तो छह होते हैं। और हमें इन सभी की डेफिनेशन याद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम सिर्फ ये वाला एक चार्ट याद कर लें। खाने वाला चार्ट नहीं है ये पढ़ाई वाला चार्ट है। तो हम इसको देख सकते हैं कैसे, जैसे हमने एक समास लिख लिया और यहाँ पूर्व पद या प्रथम पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। हमें पता है अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या है? प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है? या द्वितीय पद कैसा होता है? गौण होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि अव्ययीभाव समास हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो तथा द्वितीय पद कैसा हो? गौण हो, उस समास को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसी प्रकार से हम तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख सकते हैं कि पूर्व पद गौण हो तथा द्वितीय पद प्रधान हो, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद या प्रथम पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची, मतलब पहला पद में क्या कुछ ना कुछ संख्या आनी चाहिए और द्वितीय पद हमारे चाहिए, किसी के नाम या किसी वस्तु या कोई भी चीज होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से हम कर्मधारय समास में कह सकते हैं पहला पद उपमान होना चाहिए या विशेषण होना चाहिए, प्रथम पद उपमान या विशेषण और द्वितीय पद उपमेय या विशेष्य। उस समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही शब्द कैसे होने चाहिए? हमारे प्रधान होने चाहिए। जैसे कि किसी चीज की हम तुलना कर रहे हैं तो वहां पर किसी को कम आंका ना जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जो ऐसा समास जिसके दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास, यहाँ पर दोनों ही पद कैसे अर्थ होता है? कम प्रभाव। तो हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जहां दोनों पद क्या हो कि कम प्रभाव वाले हो या दोनों पद कैसे हो? गौण हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पद के बारे में ना बताते हुए किसी तीसरे के बारे में बताया जाता हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट में बनाया था तो उसी के अनुसार हमें परिभाषा भी बनानी होती है कि पहला पद उसमें हमारा प्रधान था और द्वितीय पद हमारा कैसा था? तो गौण था। तो बस वही परिभाषा में लिखना है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान व उत्तर पद गौण हो तो उस समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी पहचान और यह है कि जब इस यह समास का कोई भी शब्द दिया होता है तो इसमें यथा, यावत, आ, भर, वे, अनु, नि ऐसे शब्द आदियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यथा संभव, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा जितना संभव हो। और हम कह सकते हैं कि यथा
शीघ्र। इसका क्या होगा, जितना शीघ्र हो। और हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आजीवन, हम कह सकते हैं इसका जीवन भर। और भी हमारे पास एग्जांपल हैं कई, हाथों हाथ, और कह सकते हैं हम निधर। इसका हम लिख सकते हैं हाथ ही हाथ में, या कह सकते हैं तुरंत। क्योंकि आपने देखा है कई बार हम शब्द का उपयोग करते हैं, एक हाथ ले दूसरा हाथ से दे, मतलब हाथ ही हाथ में, मतलब एक हाथ से हम दे रहे हैं दूसरे हाथ में ले रहे हैं। और निडर का हो जाएगा बिना डर के। भर पेट, मतलब पेट भरकर। सब परिवार, इसका हो जाएगा परिवार सहित। अगला एग्जांपल लेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या होगा, प्रत्येक दिन, या कह सकते हैं हर एक दिन, या कह सकते हैं एक एक दिन। तो हम लेंगे प्रत्येक, इसका होगा हर एक, और होगा इसका एक एक। तो हमने कहा प्रत्येक गांव, इसका क्या हो जाएगा गांव गांव, या कह सकते हैं हर गांव। और हम अगला लेंगे घर घर, इसका हो जाएगा हर घर, या प्रत्येक घर। और हम अगला और लेकर लेंगे लास्ट गली गली, इसका हो जाएगा हर गली या प्रत्येक गली। समास के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तत्पुरुष समास। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, और हम समास में पहले समास की बात कर चुके हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। तो आपको इस समास के बारे में, अव्ययीभाव समास और समास किसे कहते हैं, इसके बारे में देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। आप वहां पर आपको समास किसे कहते हैं या अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं उसकी लिंक वहां पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास वह समास जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद, मतलब हम कह सकते हैं दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तथा प्रथम पद क्या हो, गौण। गौण का मतलब होता है कम प्रभाव वाला। तो हम कह सकते हैं वह समास जिसका द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, तथा प्रथम पद कैसा हो, गौण हो। अब हम कह सकते हैं कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कारक पढ़ा था तब हमने कारक कितने प्रकार के देखे थे, 8 प्रकार के। लेकिन जो कर्ता कारक होता है वह तत्पुरुष समास में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास की। ये कौन सा हमारा है, क्रम कारक है, ये हमारे दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसको जब हम इसका जब समास में विभक्त करते हैं उदाहरणों का, तो हम इसे को विभक्ति चिन्ह के द्वारा इसको विभक्त किया जाता है। जैसे क्या है, चिड़ी मार, पहला उदाहरण हमारा क्या है, चिड़ी मार। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चिड़िया को मारने वाला। दूसरा हमारा क्या है, रथ चालक, तो हम क्या कह सकते हैं, रथ को चलाने वाला। तीसरा हमारा उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन मतलब आकाश, आकाश को छूने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तीसरा है ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, या गांव को गया या ग्राम को गया। तीसरा अगला है स्वर्गगत, स्वर्ग को जाने वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हमने इन दो शब्दों को विभक्त किया है, चिड़ी और मार को, तो हमने किसके द्वारा किया है, को के द्वारा। रथ और चालक, तो यहाँ पर हमने किसके द्वारा किया है, को। गगन चुंबी, गगन और चुमने, इनके बीच में हमने किसका चिन्ह लगाया, को। जेब कतरा, इसके बीच में हमने क्या लगाया, को। ग्रामगत, ग्राम और को का उपयोग किया है, स्वर्गगत, इसमें भी हमने किसका उपयोग किया है, को। जब भी हम कर्म कारक में या कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास में हम जब भी समास का विग्रह करते हैं तो हम को का विभक्ति चिन्ह के द्वारा उपयोग
करते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास, ये हमारा कौन सा होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इस समास के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे इस तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि से और के द्वारा लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय तत्पुरुष समास को जब हम विग्रह करेंगे तो से और के द्वारा विग्रह करेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, क्या है? तुलसीकृत। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। दूसरा उदाहरण हमारा है आंखों देखा, मतलब आंखों के द्वारा देखा। अगला हमारा है बिहारी रचित, इसको हम कह सकते हैं बिहारी के द्वारा रचित। अगला है मुंह मांगा, तो हम इसको कह सकते हैं मुंह से मांगा, या हम कह सकते हैं मुंह के द्वारा मांगा। अगला है अकाल पीड़ित, कह सकते हैं अकाल से पीड़ित। अब हम बात करेंगे अगले समास के बारे में, तत्पुरुष का। तो अगला हमारा कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। यह कौन सा होता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो के लिए व्यक्ति चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे क्या है? आराम कुर्सी, तो हम कह सकते हैं कि आराम के लिए कुर्सी। अगला है विद्यालय, तो हम कह सकते हैं विद्या के लिए आलय। अगला है आवेदन पत्र, कह सकते हैं हम आवेदन के लिए पत्र। अगला उदाहरण हमारा समाचार पत्र, हम कह सकते हैं समाचार के लिए पत्र। अगला है विधान सभा, हम कह सकते हैं विधान के लिए सभा। अगला है लोकसभा, हम कह सकते हैं लोक या लोगों के लिए सभा, लोगों के लिए सभा। अगला है गौशाला, तो हम इसको कह सकते हैं गौ या गाय, गाय के लिए शाला। अगला है देशभक्ति, तो हम कह सकते हैं देश के लिए भक्ति। अगला है डाक गाड़ी, हम कह सकते हैं डाक के लिए गाड़ी। अगला है हथकड़ी, तो हथकड़ी का हम यहां लिख सकते हैं हथकड़ी को हम कह सकते हैं हाथों के लिए, हाथों के लिए कड़ी। अब हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की। ये हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसमें व्यक्ति चिन्ह यूज होता है मैं और पर। जब हम इस समास का समास विग्रह करते हैं तो मैं पर व्यक्ति चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त किया जाता है मैं और पर के द्वारा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है आप बीती, तो हम कह सकते हैं कि आप पर बीती। दूसरा हमारा है रण भीड़, तो हम क्या कह सकते हैं रण में भीड़। तीसरा है हवाई यात्रा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं हवा में यात्रा। पुरुषोत्तम, इसको हम क्या कह सकते हैं पुरुषों में उत्तम। अगला है नरोत्तम, कह सकते हैं नरों में उत्तम। नीति निपुण, नीति में निपुण। अगला है आत्मविश्वास, तो हम कह सकते हैं आत्म पर विश्वास। अगला हमारा है कवि पुंगम, तो हम कह सकते हैं कि कवियों में पुंगम। पुंगम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब महान। कवि शिरोमणि, तो हम कह सकते हैं इसका भी कवियों में शिरोमणि। शिरोमणि का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ या महान। हम यहाँ दो चीज देखेंगे, पुरुषोत्तम और नरोत्तम। हमने अधिकरण तत्पुरुष समास में लिया है, लेकिन ये दोनों उदाहरण हमारे किसके हैं? तत्पुरुष समास का कह सकते हैं। इसके साथ हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास का।
तो पहली प्रधानता हमारी तत्पुरुष समास की रहेगी और अगली हमारी प्रधानता किसकी रहेगी, बहुब्रीहि समास की रहेगी। बात करेंगे द्विगु समास के परिभाषा की। तो वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, तथा दूसरा पद या उत्तर पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। जैसे ये अपने आप में ये क्या है, समास है। द्विगु समास क्या अपने आप में एक समास है। पहला उदाहरण हमने वही लिया है, द्विगु समास। तो द्विगु का हम क्या कहेंगे, द्विगु मतलब द्वि मतलब होता है दो, और गु मतलब गाय का समूह, दो गाय का समूह। इसको समूह या समाहार भी लिख सकते हैं। और चौराहा तो हम कह सकते हैं चार राहों का समूह। अगला है तिराहा, मतलब तीन राहों का समूह। अगला है अठन्नी। पहले जमाने में क्या था, आने चला करते थे, तो 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो उसका ही क्या अठन्नी, अठन्नी मतलब 50 पैसे। तो 16 आने का हमने आधा कर दिया, तो कितना हो गया, 8 आनों का समूह। इसी प्रकार से चवन्नी का क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, अठन्नी का आधा मतलब 4 आनों का समूह। अगला है चौमासा, मतलब 4 मासों का समूह। अगला है दुपट्टा, मतलब 2 पटों का समूह। अगला है दोपहर, तो ये हो गए 2 पहरों का समूह। पहर का मतलब होता है 3 घंटे का एक पहर होता है। तो सुबह 6 बजे सब जब होता है तब सुबह होता है, तो 2 पहर मतलब 6 3 दूनी 6, 6 घंटे के बाद 12 बज जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 2 पहरों का समूह। इसलिए हम क्या कहते हैं, 2 पहर 12 बजे के बाद। अगला है पंजाब, तो मतलब पंजाब को हो जाएगा 5 आव का समूह। यहां पर आव का मतलब है आपका, आव का अर्थ होता है नदी। द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास की परिभाषा है कि वह समास जिसके दोनों ही पद क्या हो, प्रधान, मतलब ऐसे शब्द जो क्या हो, दोनों अपने आप में क्या हो, प्रधान होते हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट होते हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि ये द्वंद्व समास की कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, राम कृष्ण उदाहरण पहला, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण। दूध शक्कर, तो दूध और शक्कर। चाय बाय, तो यहाँ इसका चाय बाय का चाय इत्यादि होगा बस। जहां पर सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ आ जाते हैं वहां पर इत्यादि शब्द का यूज किया जाता है। रात दिन, तो रात या दिन, क्योंकि रात होगी या तो दिन होगा, तो कोई एक ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किसका किया, या का। जीव जंतु, इसका हो जाएगा जीव जंतु वगैरह, मतलब इसमें सभी जीव जंतु आ जाएंगे, इसलिए जीव जंतु वगैरह। घर आंगन, क्या हो जाएगा, घर आंगन इत्यादि। क्रमधारा समास के बारे में, तो क्रमधारा की समास की डेफिनेशन है, वह समास जिसमें उपमान और उपमेय का संबंध हो। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय शब्द आया है, तो यहाँ पर होता है कि जिसकी तुलना की जाए या जिससे तुलना की जाए उसे उपमान और उपमेय कहते हैं। तो उपमान और उपमेय के वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी एक लिंक है उपमान और उपमेय के, तो उस पर जाकर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं उपमान और उपमेय किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है कमल नयन। तो कमल नयन का क्या हो जाएगा कि कमल के समान नयन, हमारा जो नयन है वो कैसा है, कमल के समान। अगला है उदाहरण लाल कुर्ती, इसका कह सकते हैं हम लाल है जो कुर्ती, मतलब हमारी कुर्ती कैसी है, लाल है। नील गगन, नील मतलब नीला है जो गगन, ठीक है, गगन मतलब होता है आकाश, आकाश हमारा कैसा है, नीला है। महान पुरुष, महान है जो पुरुष।
अगला है गुरुदेव, तो इसका हो जाएगा गुरु रूपी देव। अगला है क्रोधाग्नि, इसका भी हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। अगला है प्रधानमंत्री, तो हम इसका कह सकते हैं प्रधान है जो मन। अगला हम देख रहे हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास की डेफिनेशन है दोनों पद गौण हो तथा इन्हें मिलाने पर विशेष अर्थ का बोध हो। मतलब हम जब दोनों पद को, उत्तर पद और पूर्व पद को जब मिलाते हैं तो उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष अर्थ का बोध हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं एक दंत, तो हम कह सकते हैं एक दंत है जिसका, अर्थात श्री गणेश शैलजा। अगला उदाहरण हमारा है शैलजा, शैल से जन्म लेने वाली, अर्थात पार्वती। शैल का अर्थ होता है हमारा, शैल का अर्थ है हमारा पर्वत या पहाड़, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने से। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। अगला है गिरिजा, गिरि का अर्थ भी होता है पर्वत या पहाड़, और जा का अर्थ जन्म लेने से, तो हो गया, इसका भी हो जाएगा गिरि से जन्म लेने वाली, अर्थात पार्वती। अगला है गौपाल, गौ मतलब गाय और पाल मतलब पालने वाला। गौ को या गाय को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अगला हमारा है त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव। अगला है शूलपाणी, शूल है जिसके पाणी में, अर्थात शिव। यहां शूल का अर्थ है त्रिशूल से और पाणी का अर्थ है हाथ से। अगला है मनोज, यहां हम कह सकते हैं मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना